बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th के म्यूजिक का सब्जेक्टिव वीडियो लेकर एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे राग के बारे में, राग के लक्षण के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग आज पढ़ेंगे कि राग के जातियों के बारे में। 3 टॉपिक पे मैं आज चर्चा करूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आप जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस नंबर पे फ़ोन पे करके 49 रुपये का मात्र फ़ोन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और व्हाट्सएप उसी नंबर पे है जिसका डीपी में जो फ़ोन पे का स्कैनिंग बार होता है वो लगा हुआ है, तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि यहाँ लिखा है कि राग क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आंसर में आपको क्या लिखना है? स्वरों तथा वर्णों की वह अनुपम रचना जिसमें विभिन्न रसों की अनुभूति हो तथा जिसे सुनकर आनंद यानी खुशी की प्राप्ति हो, राग कहलाता है। स्वरों तथा वर्णों की वह अनुपम रचना जिसमें विभिन्न रसों की अनुभूति हो तथा जिसे सुनकर आनंद प्राप्त हो, राग कहलाता है। राग को सुनकर रसानुभूति से ही सुनने वालों का चित्त यानी आत्मा प्रसन्न और आकर्षित होता है। तो ये हो गया परिभाषा कि राग क्या है। अगर पूछा जाए तो आपको यही परिभाषा लिखना है जो लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। अगला में देखते हैं कि राग के लक्षण क्या था। राग के देखिए जो प्राचीन काल में लक्षण थे वो 10 माने जाते थे। कितने माने जाते थे? 10 लक्षण माने जाते थे प्राचीन काल में। क्या क्या थे वो? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, औड़व, साड़व, अल्पत्व। उसके बाद है आपका बहुत्व और मंद्र तथा तार। ये 10 माने जाते थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आधुनिक समय में राग के लक्षण या नियम क्या क्या है। तो आधुनिक समय में राग के लक्षण या नियम निम्न माने जाते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। राग को किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए, तो पूछेगा कि राग को किस चीज से उत्पन्न होना चाहिए, तो किसी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है पिछले बार बोर्ड एग्जाम में कि राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है, तो ये याद रखिएगा 5 स्वरों का होना आवश्यक है। ठीक है, कम से कम 5 स्वर होगा। जैसे जिस राग में 2 स्वर जो है वर्जित होता है यानी औड़व जाति का राग, उसमें 5 ही स्वर होता है। तो राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तीसरी बात है राग में आरोह तथा अवरोह दोनों का होना आवश्यक है। आप लोग पढ़ते होंगे किसी भी राग का कि आरोह में क्या है। जैसे आरोह में सारे ग म प ध नि सा हो सकता है, तो अवरोह में क्या हो सकता है? साध है ना, स नि ध प म ग रे सा हो सकता है। चौथी बात है कि राग से किसी रस की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी किसी रस की अभिव्यक्ति जरूर होनी चाहिए। राग में वादी तथा संवादी स्वरों का होना आवश्यक है, यानी वादी जिसको हम कप्तान बोलते हैं सबसे प्रमुख स्वर, और दूसरा संवादी जो उसके बाद का प्रमुख स्वर होता है। उसके बाद है कि राग में कभी षडज यानी 7 स्वर वर्जित नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि राग में कौन सा स्वर जो है वर्जित नहीं हो सकता कभी भी, तो 7 स्वर कभी भी वर्जित नहीं हो सकता, ये याद रखिए, यानी 7 स्वर का होना ही है। बाकी 6 स्वर में से कोई भी स्वर वर्जित हो सकता है, लेकिन 7 स्वर नहीं हो सकता है। उसके बाद इसका अंतिम बात क्या है कि वर्तमान समय के राग में कभी भी एक साथ 2 से अधिक स्वर वर्जित नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 5 स्वर ही होना अनिवार्य है, 2 ही स्वर वर्जित हो सकता है। 2 से अधिक यानी 3 स्वर, 4 स्वर, ये कभी भी वर्जित नहीं हो सकता, याद रखिएगा। कम से कम 5 स्वर होगा और कभी भी 2 स्वर से अधिक वर्जित नहीं होगा। 7 स्वर कभी भी वर्जित नहीं होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऑब्जेक्टिव बनाने में। ऐसे ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा वीडियो मेरा डाला हुआ चैनल में। इस ऑब्जेक्टिव का भी ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राग की जाति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या राग की जाति के बारे में क्या होता है ना। राग की जाति के बारे में आप क्या जानते हैं, राग की जाति को परिभाषित करें। अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है। जैसे राग की जाति से आप क्या समझते हैं? राग की जाति से राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या का बोध होता है कि राग में 5 स्वर का प्रयोग किया गया, कि 6 स्वर का प्रयोग किया गया, कि 7 स्वर का प्रयोग किया गया। अर्थात जिससे राग में प्रयुक्त है ना, राग में प्रयोग हुए स्वरों की संख्या का पता चले, उसे राग की जाति कहते हैं। क्लियर हो गया कि राग की जाति से क्या होता है कि राग में प्रयुक्त होने वाले स्वरों की संख्या का बोध हो। आगे देखते हैं कि राग की कितनी जातियां हैं।
ये क्वेश्चन भी बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो राग की जातियां में राग की मुख्य 3 जातियां हैं। अगर मुख्य पूछे या ऑप्शन में 2 3 4 5 रहे, 9 नहीं रहे, तो आपको हमेशा 3 मारना है कि राग की मुख्य जातियां 3 है, लेकिन तीनों जातियों को मिला देने पर जातियों की संख्या 9 हो जाती है। तो ये मुख्य जाति है, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि मुख्य जाति कौन कौन है। तो पहला है आपका औड़व। औड़व मतलब राग की जिस जाति में 5 स्वरों का प्रयोग किया, यानी जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे औड़व जाति का कहते हैं। यानी 5 स्वर यानी 2 स्वर वर्जित होगा, तो 5 स्वर अर्थात जिस राग में 2 स्वर वर्जित रहता है उस राग की जाति को औड़व जाति का कहा जाता है। यानी अगर किसी राग में 5 जाति है तो वो औड़व जाति का राग है। चलो देखते हैं दूसरा क्या है, साड़व। जिस राग में 6 जाति है ना, 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जिस राग की जाति में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे साड़व जाति कहते हैं। अर्थात जिस राग में 1 स्वर वर्जित रहता है उस राग की जाति को साड़व जाति कहते हैं। साड़व में क्या होता है, 6, औड़व में 5, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7। तो जब औड़व रहेगा 5 रहेगा तो 2 वर्जित रहेगा, साड़व रहेगा 6 तो यानी 1 वर्जित रहेगा, यानी 1 स्वर बना रहेगा। तीसरा होता है संपूर्ण। राग की जिस जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होता है उसे संपूर्ण जाति का राग कहते हैं, या उसे संपूर्ण जाति कहते हैं। अर्थात जिस राग में कोई भी स्वर वर्जित नहीं रहता है उस राग की जाति को संपूर्ण जाति का कहा जाता है। समझ में आ गया। 5 औड़व, 6 साड़व, 7 संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब क्या है, संपूर्ण 7 ही स्वर रहते हैं, शुद्ध स्वर कितने हैं, 7 हैं, तो 7 स्वर तो संपूर्ण। औड़व में 5 है, साड़व में 6 है। तो ये याद रखिएगा 3 मुख्य जाति है, लेकिन इन तीनों जातियों को मिला देने के बाद जातियों की संख्या क्या हो जाती है, 9 हो जाती है। कैसे 9 हो जाती है कि किसी राग के आरोह में और अवरोह में दोनों को अगर स्वर को देखा जाए कि आरोह में कितने स्वर हैं और अवरोह में कितने स्वर का प्रयोग किया गया, तो उस आधार पे 9 जातियां होती है। कौन कौन होता है, जैसे औड़व औड़व, इसका अर्थ है कि उसके आरोह और अवरोह दोनों में 5-5 स्वर प्रयोग किया गया है। आड़व साड़व यानी उसके आरोह में तो 5 है लेकिन अवरोह में 6। औड़व संपूर्ण यानी आरोह में 5 और साड़व है ना आपके अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग किया गया। दूसरा अब ये औड़व का हो गया। दूसरा साड़व में देखते हैं कि साड़व औड़व होता है, यानी उसके आरोह में 6 अवरोह में 5। उसके बाद है साड़व साड़व, यानी दोनों में आरोह और अवरोह में दोनों में 6-6 स्वर। साड़व संपूर्ण यानी आरोह में 6 स्वर, संपूर्ण में 7 स्वर। उसी तरह है संपूर्ण औड़व 7 और 5, संपूर्ण साड़व 7 और 6, संपूर्ण संपूर्ण 7। तो इस प्रकार से ये कुल 9 जातियां हो जाती है अगर तीनों जातियों को मिला दिया जाता है। आरोह और अवरोह के आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि राग में हम लोग जैसे पढ़े राग की विशेषता में कि आरोह अवरोह का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आरोह और अवरोह के आधार पर 9 हो जाता है, लेकिन मुख्य जाति आप लोग याद रखिएगा 3 है, आड़व साड़व संपूर्ण। आड़व में 5, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7। तो ये जाति राग के बारे में आज आपने विस्तार से पढ़ लिया। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, साथ में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। फीडबैक आप ला दें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 49 रुपये में ले सकते हैं। इस PDF के साथ साथ आपको 2009 से लेकर के 2020 तक का जो म्यूजिक में पूछा गया ऑब्जेक्टिव से उसका सही आंसर बताया जाता है। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव का PDF भी फ्री दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।